नमस्कार दोस्तों, नारायणा आईटीआई जयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है वैद्युतिक मापक यंत्र। देखो, वैद्युतिक मापक यंत्र का आज का जो पार्ट है वो अपना चौथे नंबर का है। इससे पहले इसके 3 पार्ट अपलोड कर दिए गए हैं, ठीक है। अभी तक जो 3 पार्ट हुए उसके अंदर वैद्युतिक राशि की गणना करने वाले जो यंत्र है उसके बारे में चर्चा हुई थी। किस किस सिद्धांत पे ये काम करते हैं वो बताया गया था। कितने प्रकार का इसका जो वर्गीकरण किया जाता है वो कितने प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इसके बाद में द्वितीयक यंत्र जो होते हैं उनके अंदर लगने वाला जो बल होता है उस बल के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा करी थी, ठीक है। आज फिर उसके बाद में मूविंग कॉइल, ठीक है, मूविंग आयरन यंत्र, इनके बारे में चर्चा करी थी। चर्चा करने के बाद में हमने 2 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट पढ़ भी लिए। एक एमीटर हो गया अपना, एक अपना वोल्टमीटर हो गया। आज हम लोग बात करेंगे ओम मीटर के बारे में, ठीक है। आज का टॉपिक अपना वो है ओम मीटर। देखो, ओम मीटर की अगर बात करूं तो देखो, जो भी कंपोनेंट हम लोग लगाते हैं, इलेक्ट्रिक वायरिंग जो भी हम लोग स्थापित करते हैं, किसी भी उपकरण में हम लोग चालक स्थापित करते हैं तो उन चालकों का अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है, अपना खुद का एक रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस, उस प्रतिरोध की गणना करने के लिए अपने को एक मीटर की आवश्यकता होती है। तो उस मीटर को हम लोग कहेंगे ओम मीटर, ठीक है। वैसे तो रेजिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अनेक प्रकार के यंत्र काम में लिए जा सकते हैं, जैसे अपना मेगर हो गया, ओम मीटर हो गया। इसके अलावा यदि अपने पास वोल्ट मीटर और एम्पियर मीटर है तो उसके द्वारा भी हम लोग रेजिस्टेंस की गणना कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सीधे तौर पे, अगर अपने को रेजिस्टेंस ज्ञात करना है तो सीधे तौर पे डायरेक्ट सीधा प्रतिरोध की जो वैल्यू आएगी वो कौन से मीटर के द्वारा अपने पास आ सकती है, और इसके द्वारा जो मापन किया जाता है वो कितने ओम तक का किया जा सकता है। तो उस चीज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे अपने इस टॉपिक में। देखो, ओम मीटर की अगर बात करो तो ओम मीटर का परिचय जो होता है, ओम मीटर के लिए ध्यान रखना दोस्तों, परिचय के तौर पे हम लोग कह सकते हैं किसी भी कंपोनेंट की प्रतिरोध की गणना करने वाला यंत्र ओम मीटर कहलाता है। ओम मीटर कहलाता है, ठीक है। अब इस ओम मीटर की बात करें तो देखो, इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस की गणना की जाएगी वो किस प्रकार से की जा सकती है। अब बात करें सीधे डायरेक्ट ओम मीटर की तो देखो, ओम मीटर का अगर हम लोग उपयोग करते हैं तो ओम मीटर जो रहता है इसमें इसके द्वारा जब भी मान लिया जाएगा तो वो सीधा डायरेक्ट प्रतिरोध के तौर पे ही ओम के रूप में ही अपने को प्राप्त होगा। तो अपने को विशेष बातें जो ध्यान रखनी है इससे संबंधित वो ये ध्यान रखनी है। पहली, इस यंत्र के द्वारा प्रतिरोध का मान सीधे ओम में मापा जाएगा। कैसे? जैसे मैं इसकी बात करूं कि यदि ओम मीटर का उपयोग करते हैं, किसी भी कंपोनेंट का रेजिस्टेंस यदि अपने को मापना है, किसी भी कंपोनेंट का यदि रेजिस्टेंस अपने को मापना है तो इस यंत्र का जब हम लोग उपयोग करेंगे तो उपयोग करने के साथ ही इसके द्वारा जो पूर्वांकित पैमाना जो बना रहेगा इस यंत्र में, उसके अंदर जो संकेतक रहेगा वो संकेतक सीधा मान किसमें दर्शाएगा? ओम में ही दर्शाएगा। अब इसके द्वारा जो मान दर्शाया जाएगा वो 3 तरह के मान दर्शाए जाएंगे। 3 तरह के मान मतलब इसके द्वारा उच्च, मध्यम व निम्न
श्रेणी के मान इसके द्वारा दर्शाए गए। उच्च, मध्यम और निम्न श्रेणी के मान दर्शाए जाएंगे, ठीक है। तो ये दो चीजें अपने को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखनी है। इसके अलावा इस यंत्र का पैमाना जो होता है वो अन्य मीटरों की अपेक्षा उल्टा होता है। पैमाना अन्य मीटरों की अपेक्षा उल्टा होता है। अब उल्टा होने का मतलब ये होता है कि जैसे वोल्ट मीटर, एम्पियर मीटर, अगर मैं इन मीटरों की बात करूं तो इनके अंदर जैसे ये अपना मान लेते हैं कोई सा भी मीटर हो गया, इसके संकेतक और ये इसका पैमाना, तो यहाँ पर 0 लिखा हुआ रहेगा, यहाँ की तरफ अनंत लिखा हुआ रहेगा, या इसका अधिकतम मान लिखा हुआ रहेगा कि इस मीटर के द्वारा कितने वैल्यू तक का मान नापा जा सकता है। लेकिन इस ओम मीटर की अगर मैं बात करूं तो ओम मीटर जो होगा इसके द्वारा जो पैमाना दर्शाया जाएगा वो पैमाना इस मीटर की अपेक्षा उल्टा रहेगा। इसका मतलब कि इसके स्टार्टिंग में तो क्या रहेगा अनंत और दूसरी तरफ क्या रहेगा 0, तो इसका पैमाना कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग के समय इसकी निडल जो रहेगी वो कहां रहेगी 0, सॉरी अनंत, ठीक है। तो इस प्रकार से अपना एक ओम मीटर जो होगा वो अपना पैमाना रिप्रेजेंट करेगा। तो अपने को विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि इस मीटर का पैमाना जो होता है वो अन्य मीटरों की अपेक्षा क्या होता है उल्टा होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखो इस यंत्र के लिए कहा जाता है कि ये यंत्र जो होता है ये 3 प्रकार के श्रेणियों के मान दर्शाता है। उच्च मान दर्शाता है, मध्यम मान दर्शाता है और निम्न श्रेणी का मान रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर बात करें तो देखो उच्च श्रेणी और मध्यम श्रेणी, ये तो 2 मान है, ये 2 मान ये कब निरूपित करेगा। तो देखो ओम मीटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ओम मीटर अपना नॉर्मली 2 प्रकार का होता है, ठीक है। तो एक बार साफ करके दोबारा लिख देते हैं। ओम मीटर के प्रकारों की बात करते हैं। प्रकार ओम मीटर जो होता है वो नॉर्मली 2 प्रकार का होगा। ओम मीटर 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है श्रेणी ओम मीटर, और दूसरा होता है समांतर या संत ओम मीटर, ठीक है। एक होता है श्रेणी ओम मीटर, एक होता है समानांतर या संत ओम मीटर। अब देखो अभी मैंने जस्ट बताया था कि इसके द्वारा 3 प्रकार की राशि की गणना की जाती है, 3 श्रेणी तक का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी गणना की जाती है। तो श्रेणी ओम मीटर जो होता है उसके द्वारा मध्यम व उच्च श्रेणी रेजिस्टेंस की गणना की जाती है, ठीक है। श्रेणी ओम मीटर जो होगा उसके द्वारा मध्यम व उच्च श्रेणी रेजिस्टेंस की गणना की जाएगी। समांतर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके द्वारा निम्न रेजिस्टेंस की गणना की जाएगी, ठीक है। तो ये 2 प्रकार की स्थितियां होती है। अब यहां पर बात करें कि श्रेणी ओम मीटर जो होता है उसके द्वारा मध्यम या उच्च श्रेणी की रेजिस्टेंस की गणना किस प्रकार होगी। समांतर की या संत की बात करूं तो इसके द्वारा निम्न रेजिस्टेंस की गणना किस प्रकार से की जाएगी, ठीक है। देखो ये अब बात करते हैं हम लोग ओम मीटर की संरचना की। तो ओम मीटर जो होता है उसकी बनावट किस प्रकार की होती है। तो बनावट की अगर हम लोग बात करें तो देखो अपने को ध्यान रखना है ओम मीटर जो होता है उसमें एक माइक्रो एमीटर लगा होता है, एक माइक्रो एमीटर, ठीक है। माइक्रो एमीटर इसलिए लगाते हैं कि एमीटर के लिए कहा जाता है कि एमीटर के द्वारा विद्युत धारा को रिप्रेजेंट किया जाता है। माइक्रो एमीटर जो होता है, एमीटर जो होता है उसके द्वारा धारा को रिप्रेजेंट किया जाता है, धारा को दर्शाया जाता है। अब देखो माइक्रो एमीटर लगाओगे
यहाँ पर माइक्रो एमीटर लगा होता है, जब माइक्रो एमीटर यहाँ पर लगा हुआ रहेगा तो इसका मतलब इस परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा बहेगी वो बहुत ही कम बहेगी। अब विद्युत धारा की मैं बात करूं तो विद्युत धारा इसके अंदर से जब कम बहेगी तो उस दौरान अपने को ये पता है कि रेजिस्टेंस में और करंट में एक दूसरे में विलोमानुपात का संबंध होता है। जब धारा का मान निम्नतम होगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, अधिक। तो इसका मतलब इस एमीटर के द्वारा ही, जो माइक्रो एमीटर परिपथ के अंदर लगा हुआ है, इसके द्वारा ही यहाँ पर रेजिस्टेंस की गणना की जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, वो ये कि इस एमीटर के द्वारा या इस मीटर के द्वारा जो रेजिस्टेंस दर्शाया जाएगा वो फिक्स मान का नहीं होगा, फिक्स मान का नहीं होगा। अब फिक्स मान का नहीं होने का कारण क्या है भाई? फिक्स मान का इसलिए नहीं होगा कि इसके द्वारा जो मान दर्शाया जाएगा उसमें जो नजदीकी मान रहेगा उसके आसपास ही इसके द्वारा उसकी वैल्यू रिप्रेजेंट की जाएगी। मतलब एक मैं बात करूं, एक अपने पास एनालॉग मीटर है, एक डिजिटल है, तो यहां पर सटीक वैल्यू दर्शाएगा वो कौन सा मीटर दर्शाएगा? अपना डिजिटल मीटर। अगर एनालॉग मीटर की मैं बात करूं तो एनालॉग मीटर के द्वारा मान जो होगा वो सटीक मान के आसपास रहेगा, तो इस ओम मीटर के द्वारा जो मान दर्शाया जाएगा वो फिक्स मान नहीं होगा, वो उस फिक्स मान के आसपास की वैल्यू ही होगी। अब यहां देखो, इसके साथ जब इस ओम मीटर की संरचना बनाई जाती है, जब इस ओम मीटर का निर्माण किया जाता है तो अपने को किन किन चीजों की आवश्यकता होती है? एक चाहिए अपने को माइक्रो एमीटर, एक चाहिए अपने को बैटरी, एक चाहिए अपने को लिमिटिंग प्रतिरोध। अब लिमिटिंग प्रतिरोध क्या काम करता है कि जब परिपथ के अंदर जो विद्युत धारा बहेगी उस विद्युत धारा पे जो कंट्रोल करने का काम करेगा, विद्युत धारा कंट्रोलिंग का जो काम करेगा वो अपना एक तरीके से लिमिट प्रतिरोध होगा। भाई इस परिपथ के अंदर जितनी आवश्यक धारा होगी उतनी ही धारा इस परिपथ के लिए तैयार करेगा या उतनी ही धारा इस परिपथ को प्रभावित करेगा। ठीक है। अब यहाँ पर एक अज्ञात मान का प्रतिरोधक लगा हुआ है। अब इस अज्ञात मान के प्रतिरोधक को लगाने का तात्पर्य यह है कि यदि इस एमीटर के द्वारा अपने को निम्न मान का प्रतिरोध मापना हो तो उस कंडीशन में इस प्रतिरोधक के साथ, इस एमीटर के साथ, एमीटर प्रतिरोधक के साथ अपने को एक समांतर क्रम में रेजिस्टेंस लगाना होता है। और जब समांतर क्रम में इसके साथ भी अज्ञात मान का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो लगाते ही इसके द्वारा जो वैल्यू दर्शाई जाएगी उसकी वैल्यू में गिरावट आ जाएगी। इसका मतलब अर्थात कि टोटल रेजिस्टेंस की अगर मैं बात करूं तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है, और टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होते ही यहाँ पर धारा का मान बढ़ जाता है, और जब धारा का मान बढ़ जाता है तो उसी के साथ रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पर क्या हो जाती है? घट जाती है। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि रेजिस्टेंस में और करंट में एक दूसरे में विलोमानुपात का संबंध चलता रहता है। ठीक है। तो इस प्रकार से अपना एमीटर जो होता है उसकी संरचना बनाई जाती है। अब यहाँ पर देखो, कभी कभार ऐसा होता है कि अपनी निडल जो होती है वो वापस जीरो अवस्था में आकर के या अनंत अवस्था में आकर के नहीं रुकती, तो उस दौरान अपने को इसको वापस एडजस्ट करना होता है, जीरो पे सॉरी अनंत पे एडजस्ट करना होता है। जब अनंत पे एडजस्ट करना हो तो उस कंडीशन में इसमें एक शून्य समायोजन प्रतिरोधक लगाते हैं जिसके द्वारा कि इसका रेजिस्टेंस वापस से अपनी पूर्वांकित स्थिति में आ जाए। तो इस प्रकार से अपना एमीटर जो होता है वो कार्य करता है। अब देखो दोस्तों, अपने को एक चीज विशेष तौर पे यहाँ ध्यान रखनी है कि इसका पैमाना जो रहेगा, इस मीटर का पैमाना जो रहेगा वो कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा। ये अपना एमीटर हो गया, ठीक है, एमीटर हो गया, संकेतक हो गया, संकेतक भी ये पैमाना हो गया। जब यहाँ की अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग स्थिति में रहेगा अनंत और यहाँ रहेगा अपना जीरो। तो जीरो स्थिति में अगर ये संकेतक अपना यहां रहता है तो उस कंडीशन में ये मानते हैं कि इस परिपथ का रेजिस्टेंस कम है और विद्युत धारा जो है उसका मान अधिक है। ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति में जब ये दोनों प्रोब्स खुली हुई रहेगी, दोनों लीड खुली हुई रहेगी, तो इस कंडीशन में अनंत रेजिस्टेंस दर्शाएगा। भाई किसी भी चालक तार की अगर मैं बात करूं तो अगर चालक तार के दोनों तरफ मैं इस ओम मीटर को लगाऊं तो बीच में से कहीं टूटा हुआ नहीं है, इसका संपर्क कंप्लीट हो रखा है, तो इसका जितना रेजिस्टेंस होगा उतनी ही वैल्यू ये अपने को दर्शाएगा। लेकिन जब मैं इस तार को बीच में से तोड़ देता हूं तो यहाँ बीच में से ये ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद में ओपन स्थिति में चालक का रेजिस्टेंस होगा। जब हम लोग यहाँ से ओम मीटर लगाकर इसका रेजिस्टेंस नापते हैं तो एक तरीके से ये चालक तार जो होगा इसका रेजिस्टेंस जो आएगा वो लगभग अनंत के आसपास आएगा। ठीक है।
तो जब भी कोई परिपथ टूट जाता है तो टूटे हुए परिपथ का हमेशा जो रेजिस्टेंस मान होता है वो अनंत होता है और इसके अंदर बहने वाली धारा जो होती है उसका मान है 0 होता है। जब धारा का मान 0 होगा तो इस ओम मीटर के अंदर किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होगी, किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होगा। और जब किसी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होगा तो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस मान जो रहेगा वो क्या रहेगा, अनंत। मतलब ये जो संकेतक होगा ये अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलेगा। तो इस प्रकार से एक एमीटर के द्वारा किसी भी चालक का रेजिस्टेंस ज्ञात किया जा सकता है। अब यहाँ अपने को विशेष तौर पर यह चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इस ओम मीटर के द्वारा किसी भी चालक का रेजिस्टेंस मापा जाए तो उस दौरान जो उपकरण है, ठीक है, या जो चालक है उस चालक को हमेशा विद्युत से पृथक्कृत कर देना होगा। भाई विद्युत सप्लाई जो आ रही होगी उसको पहले से अपने को क्या कर देना होगा, हटा देना होगा। क्यों? क्योंकि बाहर से दी जाने वाली सप्लाई और इसके अंदर लगी हुई बैटरी, इन दोनों में आपसी प्रतिक्रिया हो सकती है। दोनों में आपसी प्रतिक्रिया होने के बाद शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और शॉर्ट सर्किट की स्थिति में मीटर जो होता है वो अपना वो खराब हो सकता है, या फिर मैं कहूँ कि ये मीटर क्या हो सकता है, अपना जल सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक एमीटर जो होता है उसको उपयोग में लेते समय अपने को ये विशेष तौर पर सावधानी बरतनी चाहिए। तो देखो अब बात करते हैं हम लोग इस एमीटर की। माइक्रो एमीटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ आवश्यक बातें, कुछ विशेष बातें जो इसकी विशेषताएं होती है वो देखते हैं। पहली विशेषता तो अपने को ये ध्यान रखनी है कि इस यंत्र के द्वारा, इस यंत्र, सॉरी टॉपिक लिख देता हूं पहले, विशेषता, देखो पहली विशेषता जो इसकी ये है कि इसके द्वारा जो भी मान दर्शाया जाएगा वो सीधे ओम में ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, और अपने को जब ये ओम में मान दर्शा देता है तो किसी प्रकार की किसी गणना की आवश्यकता नहीं होती। पहली, इस यंत्र के द्वारा मान सीधे ओम में दर्शाया जाता है। ठीक है, अब ये प्रतिरोध का मात्रक सिंबल है। मतलब प्रतिरोध जो होता है उसका मात्रक होता है ओम, और ओम का सिंबल होता है। ठीक है, तो इस यंत्र के द्वारा जो मान दर्शाया जाएगा वो सीधे ओम में दर्शाया जाएगा। तो जब ये ओम में अपने को मान दर्शा रहा है तो जैसे कैलकुलेशन हम लोग करते हैं कि कितनी वोल्टेज आ रही है, कितनी करंट परिपथ के अंदर बह रही है, तो उसका रेजिस्टेंस बताओ, तो वहां पर अपने को जो कैलकुलेशन करनी होती है, जो गणना करनी होती है, उसकी आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है, इसके द्वारा जो मान दर्शाया जाएगा वो सीधे डायरेक्ट इसमें दर्शाया जाएगा, ओम में दर्शाया जाएगा। दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि ये यंत्र जो होता है इसमें शून्य दाईं ओर होता है। ठीक है, तीसरा, इसमें यदि अपने को मान उच्च श्रेणी का ज्ञात करना है, ठीक है, या इसकी माप सीमा से अधिक का मान अपने को ज्ञात करना है, तो श्रेणी क्रम में हम लोग रेजिस्टेंस लगा करके इसकी माप सीमा बढ़ा सकते हैं और माप सीमा बढ़ा करके जो बढ़ा हुआ रेजिस्टेंस है उसकी आसानी से गणना कर सकते हैं। तो देखो श्रेणी में अन्य रेजिस्टेंस लगाकर, अन्य प्रतिरोध लगाकर माप सीमा बढ़ाई जा सकती है, बढ़ाई जा सकती है। ठीक है, जब श्रेणी क्रम में अन्य प्रतिरोध लगाकर अगर इसकी माप सीमा बढ़ाई जा सकती है तो देखो दोस्तों, समांतर में शंट प्रतिरोध लगाकर इसकी
माप सीमा घटाई जा सकती है। ठीक है, इसके बाद में अपने को इससे संबंधित ये भी ध्यान रखना है कि इस यंत्र का पैमाना जो होता है, इस यंत्र का पैमाना आनुपातिक नहीं होता। इसका मतलब कि जब इस यंत्र को हम लोग देखते हैं तो इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से रहेगी। ये अपनी निडल हो गई, ये अपना अनंत हो गया, ये अपनी जीरो स्थिति हो गई। दाईं तरफ जीरो है, बाईं तरफ इसमें अनंत है। तो जब दोनों लीड आपस में खुली हुई होगी तो उस कंडीशन में इसका जो रेजिस्टेंस मान होगा वो अनंत होगा, और जब इन दोनों लीड्स को आपस में बिठा दिया जाएगा तो उस कंडीशन में संकेतक का जो मान होगा वो क्या जाएगा, जीरो। तो देखो, जब शॉर्ट सर्किट की स्थिति होती है तो उस समय इसके अंदर विद्युत धारा बहुत तीव्रता के साथ प्रवाहित होती है। जब विद्युत धारा बहुत तीव्रता के साथ प्रवाहित होती है तो इसका संकेतक जो होगा वो बहुत तीव्रता के साथ गति करेगा। तो इसका मतलब इसका पैमाना दाईं तरफ से अगर हम लोग देखते हैं तो दाईं तरफ से दूर दूर और इधर से पास पास होता है। ठीक है, तो इसका मतलब मैं यहां ये बोल सकता हूं कि इस यंत्र का पैमाना दाईं तरफ से दूर दूर व बाईं ओर से बाईं ओर से पास पास होता है। बाईं ओर से पास पास होता है। ठीक है, अब अपने को एक बात विशेष तौर पे ये भी ध्यान रखनी है कि ओम मीटर जो होता है इसके द्वारा जो मान दर्शाया जाएगा वो निकटतम मान के पास में होगा। इसके द्वारा दर्शाया जाने वाला मान परिशुद्ध नहीं होगा। इसके द्वारा दर्शाया जाने वाला मान परिशुद्ध नहीं होगा। यह केवल दर्शाए जाने वाले मान के यह केवल उपकरण के प्रतिरोध मान के आसपास होगा। ठीक है, अब इस मीटर के लिए ये भी कहा जाता है इसके द्वारा जो मान दर्शाया जाता है वो परिशुद्ध नहीं होता। ठीक है, और यह केवल उपकरण के प्रतिरोध मान के आसपास ही होता है। अब यहाँ पर ये चीज ये भी ध्यान रखनी है कि इसकी परिशुद्धता भी सही नहीं होती। वो परिशुद्धता शुद्ध नहीं होती, लेकिन फिर भी इसकी परिशुद्धता का इस मीटर की माप सीमा पे किसी प्रकार का कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इसके द्वारा दर्शाई जाने वाली जो मान होती है उसी को हम लोग सही मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार जब ना एक मीटर होता है वो कार्य करता है। अब इसके अलावा देखो, यदि अपने को इसकी माप सीमा बढ़ानी होती है, तो जब इसकी माप सीमा बढ़ानी होती है तो हम लोग अतिरिक्त बैटरी लगा करके, ठीक है, अतिरिक्त रेजिस्टेंस लगा करके इसकी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जब बढ़ाते हैं तो उसका संकेतक जो होता है, उसका पैमाना जो होता है वो पहले जो लिखा होता है वही रहता है, लेकिन यहाँ पर एक गुणक के तौर पे गुणक जो होता है वो काम में ले लिया जाता है। उस गुणक के आधार पर ही इस यंत्र के द्वारा उसकी माप सीमा बताई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना एक ओम मीटर जो होता है वो कार्य करता है। ठीक है, अब अपना अगला टॉपिक जो है वो है, चलो अपने प्रतिरोध का मापन करने वाले उपकरणों की बात चल रही थी। अब दूसरा जो उपकरण अपना वो है मेगर। ठीक है, मेगर की बात करें तो मेगर देखो, जैसे अपना ओम मीटर होता है, ओम मीटर के द्वारा केवल और केवल चालकों का रेजिस्टेंस, ठीक है, या फिर मैं बात करूं अपना जो उपकरण होता है, उपकरण के अंदर जो चालक स्थापित किए जाते हैं उनके रेजिस्टेंस, उस
उसकी गणना करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। और इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ज्ञात किया जाता है वो 3 श्रेणी में किए जाते हैं। ओम मीटर जो होता है उसके द्वारा 3 श्रेणी की रेजिस्टेंस की गणना करते हैं, निम्न, मध्यम और उच्च। यदि अपने को उसका रेजिस्टेंस मेगा ओम में नापना हो तो ओम मीटर वहां पर कार्य नहीं कर सकता, ठीक है। या वहां पर जब काम नहीं करेगा तो उस दौरान उस रेजिस्टेंस की गणना करने के लिए हमारे को कौन से यंत्र की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो उस समय अपने को मेगर की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि यदि अति उच्च मान का रेजिस्टेंस हो तो उस अति उच्च मान के रेजिस्टेंस की गणना करने के लिए मेगर जो होगा वो किस तरीके से कार्य करेगा, ठीक है। तो मेगर के द्वारा देखो नॉर्मली मैं बात करूं तो इसके अन्य नामों की बात करें, अन्य नाम, तो देखो इसको अर्थ टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अर्थ टेस्टर जो होता है उसके नाम से भी इसको जाना जाता है। इसके अलावा इसको इंसुलेशन टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, इंसुलेशन टेस्टर। अब अर्थ टेस्टर और इंसुलेशन टेस्टर के नाम से क्या जानते हैं, देखो मेगर जो होता है उसके द्वारा अर्थ मतलब ग्राउंडिंग जो है उसका रेजिस्टेंस भी ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा उपकरण जो होता है उसकी बॉडी पे अगर हम लोगों ने इंसुलेशन कर रखा है या चालक तार पे हम लोगों ने इंसुलेशन कर रखा है तो उसकी गणना करने के लिए भी हम लोग इस यंत्र का उपयोग कर सकते हैं। अब पहली बात तो यह आती है कि अपने पास जो मेगर होता है ये मेगर कितने वोल्टेज तक कार्य कर सकता है। तो नॉर्मली मेगर जो होता है ये 500 वोल्टेज तक कार्य करता है। 500 वोल्टेज तक, इसका मतलब कि मेगर जो होता है नॉर्मली मेगर की अगर मैं बात करूं तो 500 वोल्टेज तक ये आसानी से काम कर सकता है। 500 वोल्टेज पे कार्य करने के साथ साथ ही उपकरण का रेजिस्टेंस माप सकता है। अब यहां अपने को विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है कि ये 500 वोल्टेज जो आती है ये इसको मिलती कहां से है। तो ध्यान रखना मेगर जो होता है ये एक छोटा जनित्र होता है, एक छोटा डीसी जनित्र होता है, ठीक है। और मूविंग कॉइल प्रकार का होता है, मूविंग कॉइल प्रकार। एक छोटा डीसी जनित्र होता है, छोटा डीसी संक जनित्र होता है जिसके द्वारा 500 वोल्टेज का निर्माण किया जाता है। 500 वोल्टेज का निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। 500 वोल्टेज का जो निर्माण करेगा वो निर्माण करने के लिए देखो इसकी संरचना की हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से 500 वोल्टेज का निर्माण करता है, ठीक है। तो यहां पहले अपने को ये ध्यान रखना है कि एक छोटा डीसी संक जनित्र होता है जिसके द्वारा 500 वोल्टेज का निर्माण किया जाता है और ये एक प्रकार से मूविंग कॉइल प्रकार का यंत्र होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अपना जो ये यंत्र होता है अगर इसकी माप सीमा बढ़ा दी जाए, कहने का मतलब इसकी वोल्टेज सीमा को बढ़ा दिया जाए, वोल्टेज सीमा को बढ़ा दिया जाए तो यह 1,00,000 मेगा ओम तक का प्रतिरोध माप सकता है। यदि इसकी वोल्टेज सीमा को बढ़ा दिया जाए तो ये 1,00,000 मेगा ओम तक की प्रतिरोध को माप सकता है। अब यहां पर वोल्टेज सीमा की बात चल रही है तो वोल्टेज सीमा कितनी हो कि तब ये 1,00,000 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस आसानी से नाप सके। तो ध्यान रखना यदि इसकी माप सीमा 5,000 वोल्टेज कर दी जाए, 5,000 वोल्टेज कर दी जाए तो यह आसानी से 1,00,000 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस माप
सकता है। अब नॉर्मली देखो 5000 वोल्टेज वाला हर जगह तो काम में आता नहीं है मेगर, तो नॉर्मली अवस्था में हम लोग जो मेगर लेके आते हैं उसकी रेंज 500 वोल्ट होती है। 500 वोल्टेज के द्वारा जो मेगर होता है उसके द्वारा जो प्रतिरोध मापा जाता है, ये प्रतिरोध मान 1 मेगा ओम तक का होता है। 1 मेगा ओम, ठीक है। तो नॉर्मली यंत्र जो होता है 500 वोल्टेज वाला जो मेगर होता है उसके द्वारा 1 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस मापा जा सकता है। लेकिन यदि इसकी माप सीमा 5000 वोल्टेज कर दी जाए तो इसके द्वारा 1 लाख मेगा ओम तक का प्रतिरोध आसानी से मापा जा सकता है। अगर इसी रेजिस्टेंस की यदि मैं बात करूं तो क्या मेरे को ये बताओ, ये ओम मीटर के द्वारा मापा जा सकता था? ओम मीटर के द्वारा क्या 1 मेगा ओम या 1 लाख मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस मापा जा सकता था क्या? तो ये एक तरीके से अति उच्च जो रेजिस्टेंस होता है उसकी गणना नहीं कर सकता। तो इसकी गणना करने के लिए हमारे को मेगर की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अधिक प्रतिरोध की गणना करने के लिए अपने को मेगर की आवश्यकता होती है। मेगर जो होता है उसके अन्य नाम अर्थ टेस्टर और इंसुलेशन टेस्टर भी होते हैं। इसका मतलब एक मेगर जो होता है उसके द्वारा जमीन जो होती है उसका रेजिस्टेंस भी मापा जा सकता है, और साथ साथ उपकरण जो होता है उसके ऊपर जो इंसुलेशन किया हुआ रहता है, इंसुलेशन आवरण जो किया हुआ रहता है उसका प्रतिरोध भी आसानी से मापा जा सकता है। लेकिन यहाँ अपने विशेष तौर पर यह ध्यान रखना है कि यहाँ इस स्थिति में इसका रेजिस्टेंस 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसकी न्यूनतम जो रेंज होती है, न्यूनतम रेंज वो 1 मेगा ओम होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब मेगर जो होता है उसके द्वारा इनकी कैलकुलेशन की जाती है। अब बात करते हैं कि एक मेगर जो होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से उसकी बनावट होती है, ठीक है। तो इसका सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। देखो दोस्तों, ये है मेगर की संरचना। मेगर जो होता है, मेगर की संरचना की अगर बात करें तो मेगर नॉर्मली एक डीसी शंट जनरेटर से, ठीक है। मेगर जो होता है उसके अंदर एक छोटा डीसी शंट जनरेटर, सीसी कॉइल और पीसी कॉइल लगी होती है। सीसी कॉइल के साथ धारण नियंत्रक के तौर पे एक रेजिस्टेंस लगा होता है जिसको R2 के नाम से जाना जाता है, और पीसी कॉइल जो होती है उसके साथ एक कुछ मान का रेजिस्टेंस लगा होता है जो इस पीसी कॉइल के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित होता है। अब ये जिसका वर्किंग प्रिंसिपल है वो किस प्रकार से होगा, ठीक है। तो इसके अंदर पीसी कॉइल होती है, सीसी कॉइल होती है। पीसी और सीसी कॉइल की आपसी प्रतिक्रिया के कारण ही यहाँ पर एक टॉर्क विकसित होता है, और उस विकसित टॉर्क के कारण संकेतक जो होता है ये अपने स्केल पर पैमाने को रिप्रेजेंट करता है। जिसका पैमाना होता है उसके ऊपर अपना मान जो होता है उसको दर्शाता है। अब देखो, ये एक छोटा डीसी शंट जनरेटर होता है। आप लोगों ने देखा होगा जब मेगर हम लोग यूज में लेते हैं तो उसके एक तरफ हैंडल लगा होता है, उस हैंडल के साथ ही एक छोटा डीसी शंट जनरेटर जुड़ा होता है। इस शंट जनरेटर के लिए ये कहा जाता है कि जब इसको यांत्रिक विधि के द्वारा मतलब अपने हाथ के द्वारा जब इसको घुमाया जाता है तो इसकी गति को निर्धारित रखने के लिए, मतलब फिक्स रखने के लिए, चाहे आप लोग इसको तेज घुमाओ चाहे धीरे घुमाओ, लेकिन यहाँ पर इसकी गति को निर्धारित रखने के लिए यहाँ एक क्लच गियर सिस्टम लगा होता है जिसके द्वारा इसकी आरपीएम जो रखी जाती है वो 140 आरपीएम से लेकर के 160 आरपीएम तक रखी जाती है। ये पहले ही फिक्स कर दी जाती है, और ये आरपीएम जो होती है ये इस क्लच गियर सिस्टम के माध्यम से निर्धारित की जाती है। अब देखो, जैसे हम लोग इस हैंडल के द्वारा इस यंत्र को घुमाएंगे तो घुमाते ही फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के अनुसार इस चालक के अंदर एक ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, और इसके अंदर जो ईएमएफ जनरेट होगी वो एसी प्रकार की होगी, और इसको बाहर लेने के लिए इसके साथ एक कम्यूटेटर लगा रहेगा, और उस कम्यूटेटर पे एसी को डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और डीसी में कन्वर्ट करने के बाद में इसके साथ लगी हुई कारण उसके माध्यम से इस उत्पन्न होने वाली डीसी सप्लाई को पीसी कॉइल और सीसी कॉइल को दे दी जाएगी। अब देखो, जब यहां से डीसी सप्लाई बनेगी, डीसी का निर्माण होगा, तो पीसी कॉइल भी कार्यरत हो जाएगी और सीसी कॉइल भी इधर से कार्यरत हो जाएगी। सीसी कॉइल जो होगी वो करंट के आधार पर काम करेगी, करंट के आधार पर, और पीसी कॉइल जो होगी वो वोल्टेज के आधार पर काम करेगी,
वोल्टेज अकॉर्डिंग काम करेगी भाई। सीसी कॉइल और पीसी कॉइल जो होती है हम लोगों ने पढ़ा है, सीसी कॉइल जो होती है वो करंट कॉइल होती है, पीसी कॉइल जो होती है वो प्रेशर कॉइल, एक तरीके से वोल्टमीटर की कॉइल होती है। इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है लेकिन इसका रेजिस्टेंस मान कम होता है। रेजिस्टेंस मान इसका कम होने के कारण इसके अंदर से करंट बहुत तीव्रता के साथ बहती है। और पीसी कॉइल जो होती है उसका रेजिस्टेंस मान अधिक होता है, इसकी वजह से इसके अंदर करंट कैपेसिटी कम रहती है। इसी आधार पर इसको समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। तो पीसी कॉइल जो होगी वो एज ए वोल्टमीटर की भांति काम करेगी और सीसी कॉइल जो होगी वो एज ए अपने करंट कॉइल की भांति कार्य करेगी, अपने एक एम्पीयर मीटर की भांति कार्य करेगी। अब देखो, जब यहां से डीसी सप्लाई इन दोनों कॉइलों को मिलेगी तो ये करंट के आधार पर काम कर रही है, ये पीसी कॉइल जो है वोल्टेज के आधार पर काम कर रही है। जब ये दोनों एक साथ काम करेगी तो यहां पर एक टॉर्क विकसित होगा, ठीक है, एक टॉर्क यहां पर क्या होगा, विकसित होगा। और इन दोनों टॉर्कों की आपसी प्रतिक्रिया के कारण इसके साथ जुड़ा हुआ संकेतक जो होगा ये अपना इस स्केल पर, अपने इस पूर्वांकित पैमाने पर कार्य करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से अपना जो मेगर होगा वो कार्य करेगा। अब इसकी स्केल जो रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। इसका इंफिनिटी मतलब दाया बायां हिस्सा जो होगा वहां पर अनंत रहेगा और दायां हिस्सा जो रहेगा वहां पर जीरो की उपस्थिति रहेगी। तो इसके द्वारा, इसके इस यंत्र के द्वारा जो प्रतिरोध मापा जाएगा वो इंसुलेशन प्रतिरोध भी हो सकता है, इंसुलेशन प्रतिरोध भी हो सकता है, ठीक है, जमीन का प्रतिरोध भी हो सकता है। तो एक तरीके से इंसुलेशन प्रतिरोध और जमीन का प्रतिरोध नापने के आधार पर ही इस मेगर को अर्थ टेस्टर और इंसुलेशन टेस्टर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहां पर होती है उसकी टेस्टिंग टर्मिनल्स, मतलब दोनों लीड्स के सिरे। तो इन दोनों लीड्स के सिरों पर हम लोग किसी भी अज्ञात मान के प्रतिरोधक को लगा करके उसका रेजिस्टेंस मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मेगर जो होता है वो कार्य करता है। अब अपने को विशेष तौर पे इसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है कि कभी कभार ऐसे यंत्र भी काम में ले लिए जाते हैं कि जो केवल और केवल डीसी पर काम करे, डीसी स्थिति पर काम करे, ठीक है। अर्थ टेस्टर जो होता है उसमें कभी कभार मैग्नेटोटाइप जो होता है वैसे अल्टरनेटर भी प्रयोग में ले लिए जाते हैं। और अल्टरनेटर के द्वारा एसी उत्पन्न की जाती है तो उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ एक रेक्टिफायर परिपथ बनाया जाता है और रेक्टिफायर परिपथ बना करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करके आसानी से इंसुलेशन प्रतिरोध को, या मैं कहूं उच्च मान का जो रेजिस्टेंस है उसको, अति उच्च मान का जो रेजिस्टेंस है उसको आसानी से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो ये अपना आज का टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। देखो दोस्तों, मेगर चल रहा था अपना, ठीक है। अब मेगर में जो पैमाना दर्शाया जाता है, मेगर संकेतक जो होता है उसके द्वारा जो मान रिप्रेजेंट किया जाएगा वो जीरो अवस्था से लेकर के, या मैं बात करूं शून्य अवस्था से अनंत अवस्था के बीच में दर्शाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मेगर का प्रयोग हम लोग अर्थ टेस्टर के तौर पे करते हैं, अर्थ टेस्टर के रूप में यदि इसका प्रयोग करते हैं तो वहां पर इसके द्वारा दर्शाया जाने वाला जो मान होता है, जो भू प्रतिरोध होता है, वो कभी कभी गलत हो सकता है। अर्थ टेस्टर के रूप में यदि इसका उपयोग करते हैं तो भू प्रतिरोध गलत हो सकता है, ठीक है। तो ये गलत क्यों होता है, इसका गलत होने का कारण क्या है, तो ध्यान रखना, इसका गलत होने का कारण है जमीन का विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल, ठीक है। हो सकता है इसका कारण जमीन का विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल होता है, विद्युत वाहक बल होता है। वो प्रतिरोध जो होता है वो गलत हो सकता है, इसका प्रमुख कारण जो है वो जमीन का विद्युत अपघट्य विद्युत वाहक बल हो सकता है।
तो इसको खत्म करने के लिए, इसको समाप्त करने के लिए इस मेगर के अंदर एक रोटरी, इसको कहे घूमने वाला जो परिवर्तक होता है, रोटरी कन्वर्टर जो होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो उसका उपयोग करके एसी सप्लाई जो होती है उसको आसानी से डीसी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना मेगर जो होता है वो कार्य करता है। तो अर्थ टेस्ट के तौर पर इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वहां पर इसका पाठ्यांक जो होता है वो गलत हो सकता है। गलत होने का प्रमुख कारण है विद्युत अपघट्य, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो इसके निवारण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो निवारण के लिए एक रोटरी कन्वर्टर यूज में लेकर के, रोटरी कन्वर्टर, इसको बोलते हैं परिवर्तक। ठीक है, निवारण जो है वो करने के लिए रोटरी कन्वर्टर अपना परिवर्तक जो होता है उसका उपयोग करते हैं, और इसका उपयोग करके एसी को डीसी में कन्वर्ट करके उसका सही से मापन किया जा सकता है। तो ये आज का अपना टॉपिक मेगर पूरा कंप्लीट होता है। अब हम लोग कल बात करेंगे मल्टीमीटर। ठीक है।